Hello students, welcome back to this channel Biology by Rajendra Parekh. Students, we are studying the second chapter of class 11 Biological Classification. Students, we have already had 2 lessons and this is the third video of the series. Students, this chapter, as you know, is mainly about different classification systems, and so far we have discussed several topics like the history of classification systems, and we have also discussed about some important classification systems like two kingdom classification system proposed by Linnaeus, then five kingdom classification system of R.H. Whittaker, and three domain system of classification proposed mainly by Carl Hughes. Now students, in this video we are going to be looking at kingdom Monera. Actually, one by one we will discuss about all those five kingdoms proposed by R.H. Whittaker. Now students, if you look at this five kingdom classification system, all living organisms have been classified into five kingdoms like Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. राइट सो शुरुआत करेंगे किंगडम मोनेरा से. नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस वर्ड को समझना है मोनेरा तो एक बार फिर से हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री पार्ट पर, ऑफ कोर्स सिर्फ 2 मिनट्स के लिए. ठीक है. Well students, now you know very well that Carolus Linnaeus proposed two kingdom classification system. Actually he tried to classify entire empire of nature, but उन्होंने एक गलती करी थी कि एंटोनी वॉन लीवेनहोक, जिन्होंने 1674 में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर लिए थे, ही डिडंट इंक्लूड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हिज सिस्टम. ओके, तो कैरोलस लिनियस ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके सिस्टम में इंक्लूड नहीं करा था, लेकिन जॉन हॉग ने यह गलती सुधार ली थी. जॉन हॉग ने क्या करा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑलरेडी 2 किंगडम्स थे, ओके, उनमें और एक किंगडम ऐड कर दिया था, प्रोटोक्टिस्टा. और प्रोटोक्टिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखे थे जो कि प्लांटी और एनिमेलिया में फिट नहीं होते थे. ठीक है. फिर स्टूडेंट्स आए अर्न्स्ट हैकेल. अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है किंगडम मोनेरा, इसका जो टाइटल है वो यहाँ से आया है. ठीक है. से स्टूडेंट्स, अर्न्स्ट हैकेल ने पहले तो क्या करा था कि नॉन लिविंग थिंग्स को सिस्टम से निकाल दिया था. मतलब कि अब ये सिस्टम हो गए, क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गई ओनली फॉर लिविंग थिंग्स. सेकंड, उन्होंने प्रोटोक्टिस्टा के बजाय नाम दिया प्रोटिस्टा. ठीक है. तो इस सिस्टम को आप 3 किंगडम सिस्टम भी कह सकते हो. 3 डोमेन सिस्टम नहीं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कह सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन इसके अलावा उन्होंने इंटरनल कुछ चेंजेस भी सजेस्ट किए थे. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आगे कि अर्न्स्ट हैकेल मानते थे कि फंगी जो है प्लांट से बहुत अलग हैं, तो उन्हें किंगडम प्लांटी में नहीं रखा जा सकता. आज भी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंगी को अलग किंगडम के तौर पे ही रखते हैं. ठीक है. बट अर्न्स्ट हैकेल प्लेस्ड फंगी इनटू किंगडम प्रोटिस्टा, तो उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया था. ये तो आपको पता होगा. लेकिन स्टूडेंट्स, एक और बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. से स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या करा था कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम, इस किंगडम को उन्होंने 8 डिविजन्स में डिवाइड करा था. और इन 8 डिविजन्स में से एक डिवीजन था मोनेर्स. तो स्टूडेंट्स, यहां से वर्ड आता है मोनेरा. ठीक है. एक्चुअली मोनेर्स जो है, इस शब्द का अर्थ होता है सिंगल या फिर सॉलिटरी, अकेला. बट फॉर अर्न्स्ट हैकेल मोनेर्स मीन्स सिंपल. उन्होंने यह वर्ड अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करा था.
से स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या हुआ था कि अर्न्स्ट हैकेल जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सिंपल हैं. ओके, they define them just like pieces of protoplasm. ओके, उन्होंने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्ट्रक्चरलेस हैं, होमोजीनियस हैं. देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने ऑलरेडी प्रोकैरियोट्स को देखे थे, बट उस टाइम पे प्रोकैरियोट्स ये वर्ड नहीं था. एडवर्ड कैटन ने प्रोकैरियोट्स वर्ड बाद में दिया था, आपको याद होगा. तो एडवर्ड कैटन ने बाद में यह वर्ड दिया, लेकिन उनसे पहले ही अर्न्स्ट हैकेल ने प्रोकैरियोट्स को देख लिए थे. लेकिन उनको लगा कि यह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है काफ़ी सिंपल हैं, उन्हें मोनेरा में एक अलग डिवीजन में रखना चाहिए. तो उन्होंने क्या करा था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक डिवीजन रखा था मोनेर्स. ठीक है, लेकिन जब एडवर्ड कैटन ने इस सिंपल ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में स्टडी किया, उनको समझ में आ गया कि इनका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव है और उनके लिए एक नाम उन्होंने कॉइन करा, प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स के बारे में ज़्यादा जब जानकारी हासिल हुई तो क्या हुआ कि हर्बर्ट कॉपलैंड ने एक अलग फाइलम बनाया. उन्होंने रैंक क्या दिया था? फाइलम. और मोनेर्स के बजाय नाम क्या कर दिया? मोनेरा. और स्टूडेंट्स एक बात कि अर्न्स्ट हैकेल ने जो डिवीजन बनाया था मोनेर्स, उसमें उन्होंने सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखे थे, जिसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया थे लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स भी थे. मतलब आलू भालू सब साथ में था, लेकिन अभी पूरा समझ में आ गया था. तो हर्बर्ट कॉपलैंड ने जो मोनेरा फाइलम है उसमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स को ही रखें. बाकी की कहानी तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि बाद में रॉजर स्टैनियर ने दो एम्पायर डिफाइन करे थे और मोनेरा को फिर अलग एम्पायर में रखा था, राइट. और फिर बाद में आ गई थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि व्हिटेकर ने फंगी को प्लांटी से निकाल करके अलग कर दिया था और टोटल 5 किंगडम्स ऐसे बन गए थे. तो यह थी स्टूडेंट्स हिस्ट्री, और आपको समझ में आ गया होगा कि यह वर्ड मोनेरा कहाँ से आया है. Well students, so kingdom Monera is the kingdom of simple unicellular organisms, okay, or you can say it is the kingdom of prokaryotes, isn't it? Now bacteria are the sole members of this kingdom. Monera kingdom के only members कौन है? बैक्टीरिया. और ये जो पूरा वीडियो है हम बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. Now these bacteria are the most abundant microorganisms and they occur almost everywhere. That is, hundreds of bacteria are present in handful of soil. एक मुट्ठी भर soil में भी hundreds of bacteria हो सकते हैं. Okay, they also live in extreme habitats. Extreme habitats में भी जहाँ हम नहीं रह सकते, कोई other life forms नहीं exist कर सकता, bacteria वहाँ पर भी पाए जाते हैं. For example, hot springs, deserts, स्नो एंड डीप ओशंस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं. ओके, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स. ओके, तो ये कुछ डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स. लेकिन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो हैं, 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप्स. एक्चुअली स्टूडेंट्स लोअर स्टैंडर्ड में बैक्टीरिया के जो ये 4 बेसिक शेप्स हैं आपने जरूर पढ़े होंगे. The spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma-shaped vibrium and the spherical-shaped spirillum. लेकिन स्टूडेंट्स आज हम कुछ और डिटेल उनके बारे में पढ़ेंगे. से स्टूडेंट्स कोकस जो हैं, पहले कोकस के बारे में देखते हैं. कोकस जो है वो या तो सिंगल होता है या फिर कॉलोनीज बनाता है. ठीक है, तो कॉलोनीज कैसी बनती हैं? अगर कॉलोनी में 2 बैक्टीरिया हैं, 2 कोकाई हैं, तो हम उसे कहते हैं डिप्लोकोकाई. अगर 4 है तो हम कहते हैं टेट्रेड. नाउ स्टूडेंट्स, ये कॉलोनीज कैसे बनती हैं? एक्चुअली
ये डिपेंड करता है कि कोई एक कोकस कौन से प्लेन से डिवाइड होता है। मान लो यह वाला कोकस वर्टिकल प्लेन से डिवाइड होता है तो यह वाला बनेगा डिप्लोकोकस, अगर वे साथ में जुड़कर ही रहते हैं। अगर ये डिप्लोकोकस अगेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिवाइड होता है यहाँ से, तो फिर यह बन जाएगा टैट्रेड। ठीक है, अगर यह टैट्रेड फिर से डिवाइड होता है लेकिन अब के बार जो प्लेन होगा वो पहले दोनों प्लेन से 90 डिग्री पे होगा, तो फिर यह बनेगा सार्सिना। सार्सिना का मतलब ही होता है पैकेट। ठीक है, तो ये एक पैकेट के फॉर्म में बनता है 2x2x2 के, तो उसे कहते हैं सार्सिना। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि कंटिन्यूअसली एक ही प्लेन में डिवाइड होता रहता है बैक्टीरिया, तो वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, तो फिर ऐसे एक चेन के जैसे बनता है, तो फिर इस कॉलोनी को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, तो कोकाई जब चेन के फॉर्म में होते हैं तो उस कॉलोनी को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। फिर स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो इरेगुलर होता है, तो फिर बैक्टीरिया जो मल्टीपल कोकाई होते हैं बहुत सारे, वे एक बंच की तरह होते हैं, तो फिर उसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। एक्चुअली स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के बंच की तरह वो दिखता है। और स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि जो डिप्लोकोकाई होता है उनके अराउंड एक कैप्सूल बन जाती है, तो बनता है एनकैप्सुलेटेड डिप्लोकोकाई। लेकिन स्टूडेंट्स ये वर्ड क्या है कोकाई या फिर कोकस? कोकस का मतलब होता है बेरी, जो कि स्फेरिकल होती है, तो बेरी मतलब कि कोकस से आया है यह वर्ड कोकस, राइट। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं रॉड शेप्ड बैसिलस के बारे में। सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ बैक्टीरिया शॉर्ट रॉड के फॉर्म में होते हैं, शॉर्ट रॉड, या तो फिर ओवल होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोकोबैसिलस, मतलब कि पूरा कोकस भी नहीं और पूरा बैसिलस भी नहीं। फिर स्टूडेंट्स बैसिलस जो है वो रॉड शेप होते हैं, अगर दो हैं तो फिर हम कहते हैं डिप्लो बैसिलाई, डिप्लो का मतलब होता है डबल। अगर पूरी चेन है तो अगेन स्ट्रेप्टो बैसिलाई। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है पैलिसेड, पैलिसेड का मतलब होता है फेंस ऑफ स्टैक, मतलब कि लकड़ी के खूंटे जो होते हैं ना, जिसे हम फेंस बनाते हैं, कंपाउंड वॉल बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो बैसिला है एक दूसरे को सटा करके फेंस के स्टैक की तरह अरेंज हुए हैं, तो इन्हें कहते हैं, इस कॉलोनी को कहते हैं पैलिसेड। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ये वर्ड कहाँ से आया है बैक्टीरिया, ये भी देख लेते हैं। एक्चुअली फर्स्ट जो बैक्टीरिया देखे गए थे वे बैसिलाई थे, रॉड शेप थे, और एक वर्ड है ग्रीक बैक्टेरियन, जिसका मतलब होता है केन, मतलब कि गन्ना, या फिर स्टाफ मतलब कि डंडा। ओके, तो यहाँ से ये वर्ड आया है बैक्टीरिया। बैक्टेरियन इट्स अ सिंगुलर वर्ड, तो बैक्टेरियन का मतलब होता है स्टाफ मतलब कि लाठी, या फिर केन मतलब कि गन्ना, तो गन्ने जैसा लाठी जैसा दिखता है। ओके, इसलिए उन्हें नाम दिया गया था बैक्टेरियन या फिर बैक्टीरिया। और फिर बाद में पता चला कि उनके जैसे ही कुछ सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके कुछ और शेप्स भी होते हैं, लेकिन वर्ड वही कंटिन्यू करा गया, बैक्टीरिया। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वाइब्रियम एंड स्पाइरिलम। नाउ यह वर्ड कहाँ से आया वाइब्रियम? एक्चुअली स्टूडेंट्स इन द ईयर 1854 फिलिपो पैसिनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कॉलेरा के पेशेंट्स थे उनमें यह बैक्टीरिया पाए। और ये जो बैक्टीरिया हैं आप उन्हें देखोगे तो कॉन्स्टेंटली एजिटेट होते हैं, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट होते हैं, और इनके इस वाइब्रेटिंग नेचर से उनको नाम दिया गया था वाइब्रियम। ओके, अदरवाइज ये कॉमा शेप होते हैं, और स्पाइरिलम जो है वे स्पाइरल होते हैं, सिंपल। तो यह था स्टूडेंट्स अबाउट different categories of bacteria based on their shapes.
नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस आपकी बुक से ली हैं। एक्चुअली दे कुड बी वेरी यूजफुल, कोई क्वेश्चन का पार्ट हो सकती हैं, जैसे कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, और हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू, और आपको उनमें एक सेंटेंस दे देंगे दैट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आपको डिसाइड करना होगा वेदर इज ट्रू और नॉट। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं, बट व्हाई इट इज सेड दैट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल? ओके, तो स्टूडेंट्स किंगडम मोनेरा, मोनेर्स का मतलब ही अंश हैकल ने क्या करा था? सिंपल, सो दे आर वेरी सिंपल। बट व्हाई इट इज दैट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ऐसा क्यों कहा जाता है? वेल स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि जैसे कि कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो कॉम्प्लेक्स हो गए ना स्टूडेंट्स, कि उनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, तो दे ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एनिमल्स दे आर मोस्टली ऑलवेज एरोबिक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स दे हैव नॉट मेंशन इट हियर दैट बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ the way they obtain energy, that is respiration, they are of two types, aerobic and anaerobic. okay, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया है कि some of the bacteria are autotrophic, okay, and that is they synthesize their food from inorganic substances. Again students, plants इतना बड़ा kingdom है, but they all carry out photosynthesis. But here bacteria, they could be photosynthetic or chemosynthetic. नाउ स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप पढ़ने ही वाले हो प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा चैप्टर। लेकिन केमोसिंथेसिस क्या होता है? See students, some bacteria use energy produced during some chemical reactions for preparing their food. ओके, तो उन्हें कहते हैं केमोसिंथेटिक। जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन एनर्जी यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। देन स्टूडेंट्स, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि ऑटोट्रॉप भी है, हेटेरोट्रॉप भी है। ऑटोट्रॉप्स में फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और केमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं। सो दे आर कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर, ऐसे कुछ कहने का इनका तात्पर्य है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया हैं उन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो माना जाता था कि यह बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, तो उन्हें नाम दिया गया है आर्की बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपको बहुत कम चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो आपको याद रखना है कि दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। यह जो बैक्टीरिया है काफ़ी हार्श हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स, आपको इनके कुछ ग्रुप्स और उनके हैबिटेट्स याद रखने हैं बस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है हेलोफिल्स। नाउ स्टूडेंट्स, हेलो means salt, means they are salt loving bacteria. Okay, they live in extremely salty areas. Phylus means loving, so they are salt loving bacteria. Then students, thermoacidophils, these bacteria prefer to live in hot water which is above 55 degrees Celsius and acidic water. Also acidic water that is pH less than 4, right? So they are called thermoacidophils. They live in hot springs. गर्म पानी के जो springs होते हैं उनमें भी वे पाए जाते हैं, hot water vents. Then students, methanogens. Methano, that is methane, gens means producing. These are methane producing बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट्स, इनके दो हैबिटेट्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। एक तो है मार्शी एरियाज, जो वेटलैंड होती हैं, पानी से लदी हुई जो ज़मीन होती है उसमें यह पाए जाते हैं, सो मार्शी एरियाज।
और कहाँ पाए जाते हैं? They are found in gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. Now students, अगर आपको ruminants क्या होते हैं पता नहीं है तो आप थोड़ा जान लो। देखिए स्टूडेंट्स, एक वर्ड है ruminare। ruminare का मतलब होता है to chew over again, बार बार चबाना। सो सम एनिमल्स हैव टेंडेंसी, वे क्या करते हैं, पहले फटाफट से खा लेते हैं और फूड को स्टमक में डाल देते हैं, फिर वहाँ से वापस निकाल के उन्हें च्यू करते हैं। कर्ड च्यूइंग एनिमल्स आपने जरूर सुना होगा। कर्ड क्या होता है? जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है जिसे वापस मुंह में लाया जाता है उसे कहते हैं कर्ड। तो कर्ड च्यूइंग एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, और एक बात, ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम other bacteria, that is eubacteria. Particularly, their cell wall is quite different from the cell wall of eubacteria. लेकिन स्टूडेंट्स, आपको यूबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है यह भी नहीं पता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, 8th चैप्टर में, सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हो, और हो सकता है कि उससे पहले मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊं, ठीक है, तब जाके आप बैक्टीरिया की सेल वॉल समझ पाओगे। लेकिन यू बैक्टीरिया की जो भी सेल वॉल होती है उसमें एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि इन बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं होता है। मीन्स आर्की बैक्टीरिया डोंट हैव पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल। यह एक चीज आपको याद रखनी है फिलहाल, दे डोंट हैव पेप्टिडोग्लाइकेन। तो फिर क्या होता है उनकी सेल वॉल में? बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाली सेल वॉल इनमें पाई जाती है। Well students, so archaebacteria and eubacteria, these are the two groups of bacteria. तो eubacteria, यहाँ पर ये जो प्रीफिक्स हैं u, जिसका मतलब होता है प्रॉपर, और you can say higher, and that's why it has been said that they are also known as true bacteria, right? So they are also called true bacteria. Now they have rigid cell wall. मैंने अभी अभी बताया आपको पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता है लेकिन यू बैक्टीरिया में होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पेप्टिडोग्लाइकेन देयर सेल वॉल इज रिजिड। ओके, यहाँ पर एक और बात आप जान लो स्टूडेंट्स कि एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, आपने जरूर सुना होगा। दिस पेनिसिलिन इंटरफियर्स विद दिस पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। ओके, और ये पेनिसिलिन उनकी सेल वॉल को एक तरह से आप समझ लो कि डिसॉल्व कर देती है। सो क्या होता है कि बैक्टीरिया वाटर एब्सॉर्ब करता है और बर्स्ट हो जाता है, लाइसिस हो जाता है बैक्टीरिया का। तो इस तरह से यह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे एक्ट करती है, लेकिन यह एंटीबायोटिक आर्की बैक्टीरिया पे एक्ट ना भी करे। ठीक है, तो ये एक चीज है। देन स्टूडेंट्स, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी आप समझ लो, some of them are motile and they have flagella. एक्चुअली स्टूडेंट्स 8th चैप्टर में जब हम बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के सेल के बाहर की तरफ जो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला, फिर पीली, दैन फिम्ब्री, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है, और मूवमेंट जो है बैक्टीरिया मूव जो करता है वो फ्लैजेला की हेल्प से करता है, पीली या फिम्ब्री से नहीं करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, ट्रू बैक्टीरिया को वैसे तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करे जाते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो डिटेल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम 4 पार्ट्स में इस ग्रुप को डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला जो ग्रुप है वह है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। Now these bacteria are also known as cyanobacteria or also referred to as blue-green algae because they are bluish-green in color. Actually, cyano itself means blue. Okay, so they are bluish-green in color, so that they are also known as blue-green algae. But remember, these are not true algae. These are definitely true bacteria, but not true algae. ओके, ट्रू एल्गी जो है
वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। चलो एक काम करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का चार्ट एक बार मैं आपको दिखाता हूं। सी स्टूडेंट्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। नाउ स्टूडेंट्स, यह जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, दे आर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। और जो एल्गी, these are called blue green algae but not true algae. ट्रू एल्गी एक्चुअली यहाँ पर किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होती हैं। और जो क्लोरोफिल ए की बात करी है स्टूडेंट्स, क्या बताया इन्होंने? these algae, that is this cyanobacteria have chlorophyll A similar to higher plants. इस चीज़ का इम्पॉर्टेंस यह है स्टूडेंट्स कि ये दर्शाता है कि प्लांट्स जो हैं ये इन प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व हुए हैं। खुद विटेकर ने भी एक क्राइटेरियन रखा था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि विटेकर भी मानते थे कि यह जो ग्रुप्स हैं उनके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज करे हैं। ठीक है। देन स्टूडेंट्स, कैसे कैसे फॉर्म में यह बैक्टीरिया होते हैं? दे आर यूनिसेल्युलर, दे आर कॉलोनियल और फिलामेंटस, मतलब कि आइसोलेटेड सेल्स के फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिडरी, या फिर कॉलोनीज बनाते, जैसे मैंने आगे बताया था। ओके, बैक्टीरियल कॉलोनीज अलग अलग टाइप की, तो कॉलोनीज में भी हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। ओके, यह फिगर है नॉस्टॉक की, तो यह फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। वेल स्टूडेंट्स, देन उनके हैबिटेट के बारे में, कहाँ पर पाई जाती हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी? तो स्टूडेंट्स, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, तो दोनों तरह के पानी में पाई जाती हैं। देन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी पाई जाती हैं, और इंटरेस्टिंगली ऑल्सो एज सिम्बायंट्स विद सम अदर ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली प्लांट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हर तरह के प्लांट्स के साथ एज अ सिम्बायंट यह पाई जाती हैं। अल्टीमेटली तो बैक्टीरिया ही हैं, तो हमारे एनिमल्स के बॉडी पे बैक्टीरिया नहीं होते, तो प्लांट्स में भी होती हैं। तो प्लांट्स के बॉडी पे भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उनके बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाती है थ्रू स्टोमाटा समटाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स, कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ, मतलब कि उनकी कॉलोनी जिस किसी भी शेप की हो, उनके अराउंड जिलेटिनस या फिर मिसिलेजिनियस सीथ होती हैं, जो कि उन्हें सेल्स को बांध के रखती हैं। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस। नाउ स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये समझ लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। सी, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, बट नो प्लांट और एनिमल कैन यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। They need nitrogen for synthesis of proteins and nucleic acids, but they cannot use this nitrogen directly. But some bacteria, आपने rhizobium जरूर सुना होगा. Okay, this bacteria rhizobium, they live as symbionts in some leguminous plants, root system of some leguminous plants, and they convert atmospheric nitrogen into some usable forms. Okay, जो कि plants use कर पाएं. So this process is nitrogen fixation. The same way, this blue-green bacteria or cyanobacteria are also involved in nitrogen fixation. Okay. Now, जब भी nitrogen starvation condition होती है, जब भी nitrogen कम हो जाता है, some of the cells of filament start getting transformed into some specialized cells. इन सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोसिस। एक्चुअली हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, तो कुछ सेल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ओके, सिस्ट का मतलब होता है सैक, दैट इज वेसिकल, सो हेटेरोसिस्ट। और बाकी जो सेल्स होते हैं नॉर्मल, उन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर होते हैं हेटेरोसिस्ट में। पहले तो स्टूडेंट्स, यह जो सेल हैं
एक एंजाइम बनाता है नाइट्रोजिनेज, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यह एंजाइम बनने लगता है इन सेल्स में, नाइट्रोजिनेज। यह जो नाइट्रोजिनेज है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो इनएक्टिव हो जाता है। तो यह सेल क्या करता है, अपने अराउंड 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल बनाता है, जो कि ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। ठीक है। देन स्टूडेंट्स, आपने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए ज़रूरी होता है फोटोसिस्टम 2। तो यहाँ पर इन सेल्स में फोटोसिस्टम 2 जो होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, दे लूज फोटोसिस्टम 2। तो एक तो सेल वॉल बना दी 3 लेयर वाली, तो ऑक्सीजन की एंट्री बंद कर दी, और ऑक्सीजन खुद इवॉल्व करना भी बंद कर दिया। ठीक है। तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस सेल के अंदर होते हैं। कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो कि नाइट्रोजन स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं। ओके। लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी जब बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उस केस में भी एक कंपाउंड होता है लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। तो यहाँ पर भी यह जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स। ओके। तो कुछ ना कुछ करके अल्टीमेटली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनस के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस उनमें होते हैं। अगर आप 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो तो शायद आपको समझ में आएगा। ओके। जो स्टूडेंट्स 11th में पढ़ रहे हैं उन्हें अगर समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एक चीज़ आप मार्क करो स्टूडेंट्स कि यह जो पहला हेटेरोसिस्ट फिगर में बताया गया है और जो दूसरा बताया गया है, उनके बीच में कितने सेल्स हैं? 9। एक्चुअली 9 to 15 सेल्स के बाद एक हेटेरोसिस्ट बनता है। ठीक है। ये जो बीच में जो सेल्स है दे कीप ऑन डिवाइडिंग, लेकिन जैसे उनके नंबर्स बढ़ेंगे अगेन कोई ना कोई सेल हेटेरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रेशियो मेंटेन करा जाता है। जब नाइट्रोजन बहुत ही कम हो जाता है तब कभी कभी हेटेरोसिस्ट के नंबर्स बढ़ जाते हैं, बट जनरली 9 to 15 सेल्स के बाद एक हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में जब हम हैबिटेट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर आल्सो फाउंड एज सिम्बायंट्स। Now it is because of this ability to fix atmospheric nitrogen, some plants have symbiotic association with these algae. एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको याद रखना चाहिए। प्लांट्स का एक ग्रुप होता है टेरिडोफाइटा, जिसमें कि अलग अलग टाइप की फर्न्स इंक्लूड होती हैं, और एक एक्वेटिक फर्न होती है एजोला, और यह फर्न एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी है एक, एनाबिना के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। ओके। फ़ायदा यह होता है कि प्लांट को, मतलब कि एजोला को, नाइट्रोजन कंपाउंड अवेलेबल हो जाते हैं, और बदले में ब्लू ग्रीन एल्गी को शेल्टर अवेलेबल होता है। नाउ जब पता चला कि एजोला के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और उसकी वजह से नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है पानी में, तो राइस कल्टीवेशन में एजोला का यूज़ बढ़ गया था। वेल स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल्स आर नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये याद रखना है आपको। नाउ स्टूडेंट्स, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दिस इज द सेकंड ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि 4 ग्रुप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेसिस क्या है पहले ही मैंने आपको बता दिया है जब हमने वो सेंटेंस डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। ओके। तो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करके अपने ऑर्गेनिक फूड को बना लेते हैं।
right? So they oxidize various inorganic substances such as ammonia, nitrate, nitrite, and use the released energy for their ATP production. Okay, they play significant role, important role in the cycling of nutrients like, अभी कौन कौन से ये याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके ग्रुप्स के नेम्स भी अकॉर्डिंगली होते हैं, जैसे कि फास्फोरस बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। ओके, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन एलिमेंट्स की जो साइक्लिंग होती है नेचर में, उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल आपको शायद पता होगा कि जो इकोसिस्टम होती है उसमें एनर्जी का एक फ्लो होता है, एंटर होती है और निकल जाती है, जबकि न्यूट्रिएंट्स साइक्लिक मैनर में मूव होते रहते हैं। तो हर एक एलिमेंट का साइक्लिक मूवमेंट जरूरी होता है, और ड्यूरिंग दैट दे गेट कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और अलग अलग फॉर्म में जो ये एलिमेंट कन्वर्ट होता है उनमें से कुछ स्टेप्स इनकी वजह से पॉसिबल होते हैं, और इन्हें क्या होता है, उस दौरान कुछ एनर्जी अवेलेबल हो जाती है जिसे यूज़ करके वे अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो दे आर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। Now students, heterotrophic bacteria, these are most common bacteria. Most of bacteria कैसे होते हैं, heterotrophic होते हैं. So they are most abundant in nature and they are important decomposers. इनकी भूमिका, इनका रोल क्या होता है एज ए decomposers. ओके, डिकम्पोजिशन आपको पता होगा, जो डेड मटेरियल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करना, अगेन साइकिल में लाना। ठीक है, many of them have significant impact on human affairs. हमारे लाइफ पे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वेल स्टूडेंट्स, तो क्या इम्पैक्ट हैं? दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट्स। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया है, और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। देन स्टूडेंट्स, सम आर पैथोजेंस causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. तो ये भी आपको पता है कि एनिमल्स में और प्लांट्स में बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस होते हैं। तो ये यूज़फुल भी है, हार्मफुल भी हैं। तो कौन कौन से डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, तो आपको याद रखना है। वैसे आज आपको सिंपल लगेगा, तो फिलहाल तो आप याद रखो, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ये ह्यूमंस में होने वाले डिजीजेस हैं। ऑफ कोर्स कुछ अदर एनिमल्स में भी होते हैं। और साइट्रस कैंकर, जो साइट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंज ऐसे फ्रूट्स में होता है, तो यह भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो 4 डिजीजेस मैंने आपको बताएं, इनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं ऑब्वियसली बैक्टीरिया हैं, लेकिन इनके नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, से वाइब्रियो कॉलेरी नाम से ही पता चल जाता है कि कॉलेरा कॉज करता है। फिर साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ओके, साल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसे कि टेटनस होता है। टेटनस पता है आपको? टेटनस, जब कोई लोहे की चीज़ हमें चुभ जाती है तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। एक्चुअली यह बैक्टीरिया एक टॉक्सिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, और मैक्सिमम मसल्स हमारी बैक साइड पे होते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम मुड़ने लगते हैं। ओके, तो धनुष की तरह हमारा बॉडी हो जाता है। और जो डायफ्राम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, डायफ्राम। तो फिर ब्रीथिंग प्रोसेस रुक जाती है और आदमी मर जाता है। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जिससे होता है टिटनस, और ज़ैंथोमोनास साइट्री, इस बैक्टीरिया से नींबू में ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। नींबू के फ्रूट के ऊपर, लीव्स के ऊपर भी होते हैं ब्राउन स्पॉट्स। तो ये होता है साइट्रस कैंकर, और ज़ैंथोमोनास साइट्री कॉजेटिव बैक्टीरिया है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। कभी कभी पूरा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन कोई ऑप्शन में ऐसे वर्ड्स आपको डरा सकते हैं, लेकिन थोड़ा याद कर लोगे तो हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट ग्रुप माइकोप्लाज्मा। एक्चुअली इसका जो नाम है ना माइकोप्लाज्मा, ये मिसगाइडिंग है, क्योंकि माइको से फील आता है फंगस का, क्योंकि माइकस का मतलब होता है फंगस। तो फिर इन बैक्टीरिया को क्यों ऐसा नाम दिया गया? तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, ये 4 लाइंस आप पहले सुन लो, क्योंकि आपकी बुक में ये 4 लाइंस ही दी हुई है, और एक ही नीट के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए एक बार। ठीक है, तो सुनो। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। दे आर द स्मॉलेस्ट, ओके, इनसे छोटा कोई है ही नहीं। मतलब कि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो यह तो सारे ऊपर वाले जो हैं वे तो क्या है, मल्टीसेल्युलर हैं, मल्टीसेल्युलर हैं। फिर ये जो यूनिसेल्युलर है उनमें भी इनका मतलब कि प्रोटिस्ट जो है उनका सेल थोड़ा बड़ा होता है, अमीबा, पैरामीशियम। तो मान लो कि इतना है तो इनके सेल्स छोटे होते हैं, किनके, मोनेरन्स के। लेकिन मोनेरन्स में भी ये सबसे छोटे हैं, ओके, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं। So they are the smallest, okay, so they are the smallest living cells known। कौन? माइकोप्लाज्मा। वैसे भी बैक्टीरिया का सेल छोटा ही होता है यूकैरियोटिक सेल से, लेकिन माइकोप्लाज्मा का जो सेल है वो उनसे भी छोटा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दे आर द स्मॉलेस्ट। देन स्टूडेंट्स दे कंप्लीटली लाइक सेल वॉल। उनमें सेल वॉल नहीं होती है, और सेल वॉल नहीं होने की वजह से उनका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। सो दे आर प्लियोमॉर्फिक, ओके, प्लियो मतलब मल्टीपल, ओके, प्लियोमॉर्फिक, दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप, ओके, और दे प्रोड्यूस फिलामेंट्स, और इन फिलामेंट्स की वजह से वे फंगी जैसे दिखते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई द नेम गिवन इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, देन दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक होते हैं, सो बिना ऑक्सीजन को भी सर्वाइव हो जाते हैं। एंड मैनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ स्टूडेंट्स कोई सीरियस डिजीज इनसे नहीं होता है, एक माइल्ड न्यूमोनिया होता है, माइल्ड न्यूमोनिया, जिसे हम कहते हैं वॉकिंग न्यूमोनिया, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माइल्ड न्यूमोनिया इनसे होता है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन लगाता है, ओके, और ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, माइल्ड होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी कुछ डिजीजेस इनकी वजह से होते हैं, ये सीरियस होते हैं। प्लांट्स में जो डिजीजेस होते हैं, सीरियस डिजीजेस होते हैं, प्लांट्स को काफ़ी नुकसान ये पहुंचाते हैं, और प्लांट्स के थ्रू ये हमारे बॉडी में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, आज का ये लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको यह याद रखना है कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन इन बैक्टीरिया। 3 कौन कौन से हैं? एक है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप समझते हो, ओके, तो ये फिगर आपकी बुक से ही है। फिर देयर इज फिजन, ओके, सम बैक्टीरिया अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब कि बैक्टीरिया जो होते हैं इनएक्टिव स्पोर बन जाते हैं, अपने अराउंड कुछ लेयर्स बना लेते हैं, एंड दे बिकम इनएक्टिव, metabolically inactive, and when favorable condition returns they become active, they germinate and then start multiplying। आपकी बुक में जो जो बैक्टीरिया की फिगर्स दी हुई हैं उनमें जो बैसिलाई वाली जो फिगर है, बैसिलस, उसमें एक बैक्टीरियम में स्पोर दिखाया गया है, आप नोट कर लेना,
ठीक है। देन स्टूडेंट्स they also reproduce by a sort of sexual reproduction, right? That is by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. Now students अच्छे से समझ लो। देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ और हो ना हो, एक चीज होती ही है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट फ्यूज होने के बाद एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, उस चीज़ में अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो सकता है। गैमेट्स फ्यूज़न से पहले गैमेट कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे बनते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनिजम्स अलग हो सकते हैं। लेकिन यह चीज़ हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो होता ही है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यही आइडेंटिटी है, रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, पहली चीज। तो फिर इसे क्यों कहा गया अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ बोला है, अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मान लो कि आपके मम्मी ने डोसा बनाने की कोशिश करी, आपको परोसा गया और आप बोलोगे कि मम्मी ये डोसा जैसा क्या बनाया है, डोसा जैसा, ओके? और फिर रिएक्शन देख लेना, क्योंकि आपके कहने का मतलब है कि यह डोसा नहीं है, ठीक है? तो मम्मी बोलेगी डोसा ये खा ले, ओके? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया है, मतलब कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। याद रखो, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टाइम प्रोटिस्टा में पाया जाता है, ओके? इनमें सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन क्यों सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक चीज होती है, जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली दोनों पेरेंट्स से अलग होते हैं। तो यह चीज़ यहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अगेन विथ हेल्प ऑफ पीली। एक स्ट्रक्चर होता है उनके सरफेस पे, जो कि आप सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो पीली एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी हेल्प से दोनों क्या करते हैं, कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, एंड देन दे ट्रांसफर सम ऑफ देयर जीन्स एंड देन दे सेपरेट, एंड आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड दे स्टार्ट डिवाइडिंग। तो जो प्रोजेनी बनेगी उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, ठीक है? तो यह एक चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी है, जेनेटिक वेरिएशंस आना, एंड दैट्स व्हाई इसे कहा गया है कि अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड को कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।